morning and welcome back. Today we are going to study coastal landforms या तटीय स्थल आकृतियाँ. मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी. सागर जल अपर्दन क्रिया किस प्रकार से करता है? सागर जल द्वारा होने वाला तटीय भागों का अपर्दन निम्न कारकों से प्रभावित रहता है: लहरों की ऊंचाई और गति, पवनों की तूफानी गति, सागर तट की संरचना और कठोरता, महासागरीय जल का खारापन एवं तापमान, अपतटीय भाग का धरातल या छिछलापन. तटीय भागों में लहरें निम्न क्रियाओं द्वारा अपर्दन कार्य संपन्न करती हैं: पवनों के प्रभाव द्वारा. तूफानी मौसम में जल में लहरें तेजी से ऊपर उठकर तट की ओर झुककर तेज गति से अपतट पर घर्षण करती हुई भारी आवाज के साथ टकराती हैं. ऐसा बार बार होने से तटीय भाग का निरंतर अपर्दन होता रहता है. दूसरा, अपघर्षण द्वारा. लहरों द्वारा अपर्दित या उठाए गए पदार्थ तट पर बहाव के समय लहरों के साथ टकराकर घर्षण द्वारा तोड़फोड़ का काम करते हैं. घोल या रासायनिक क्रिया द्वारा. खारे जल में तटीय चट्टानों से एवं नदी से प्राप्त चूना, जिप्सम तथा अन्य क्षारीय या लवण युक्त पदार्थ निरंतर घुलते जाते हैं. यही नहीं, महासागरीय जल में कठोर धातुओं के अंश भी घुले हुए पाए जाते हैं. पदार्थों के आपस में टकराने या सनी घर्षण द्वारा. लहरों के दोलन के साथ गतिशील कंकड़ पत्थर आपस में निरंतर रगड़ खा खाकर मोटी बजरी और महीन बालू के रूप में बदलते रहते हैं. इसी से अक्सर सभी तटों के निकट विविध मोटाई की बालू एवं बजरी के टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं. जल दाब क्रिया द्वारा. जब लहरें तट से टकराती हैं तो वह मेहराबों, गुफाओं, स्तंभों के मोड़ों में भी तेजी से प्रवेश करते समय संकरे भाग की ओर जाती हैं. यहाँ दो प्रकार से अपर्दन क्रिया होती है: लहरों के सिकुड़ने से अधिक दबाव से तट से टकरा कर काट छांट करना, और दूसरा, लहरों से पूर्व पवन का तेजी से दबाव के साथ प्रवेश करना. इससे संकरे और नुकीले भाग नष्ट होते जाते हैं. सागर जल के अपर्दन से बनी तटीय स्थल आकृतियाँ कौन कौन सी हैं? पहली, तटीय भृगु या लटकते भृगु, कोस्टल क्लिफ्स या ओवरहैंगिंग क्लिफ्स. लहरों द्वारा तटीय भागों में चट्टानी भागों पर निरंतर प्रहार एवं कटाव होता रहता है. कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल और लंबवत स्तरों वाली चट्टानें इससे अधिक प्रभावित होती हैं. लहरों द्वारा लगातार आघात के कारण चट्टानों का आधार धीरे धीरे कटने लगता है तथा वहाँ बड़े बड़े खांचे या खड्डे नुमा रचना बन जाती है. खांचे का अधिक विस्तार होने पर लटकता भृगु बन जाता है. कालांतर में यह आगे बढ़ा हुआ लटकता भाग अपने ही वजन से टूटकर गिर जाता है. इससे खड़े ढाल वाले भृगु की रचना होती है. ये पास वाले चित्र के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से समुद्र किनारे ये खड़ी ढाल की हमें पहाड़ी देखने को मिल रही है. इसको हम लटकतीय भृगु या तटीय भृगु कहते हैं. समुद्र तट पर भृगु का सही आकार, चट्टानों की संरचना, उनकी प्रकृति, चट्टान स्तर, संधि, भ्रंश, ऋतु अपक्षय की तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है. समुद्र तटीय गुफाएं. जब किसी कठोर तटीय कगार के निचले भाग में कोमल चट्टान या संधि निर्मित कमजोर स्थल होता है तो वायु एवं सागरीय लहरों के निरंतर प्रहार से वह स्थान खोखला हो जाता है. लहरों के थपेड़ों से वायु के बार बार फैलने और सिकुड़ने से खोखला गड्ढा लगातार गहरा होता जाता है और कालांतर में गुफा का आकार ग्रहण कर लेता है. उपरोक्त चित्र में आपको इस प्रकार की कई सारी गुफाएं समुद्र किनारे इन चट्टानों में देखने को मिल रही हैं जो खड्डे नुमा बनी देखने को हमें प्रतीत होती हैं. वात छिद्र. समुद्री गुफाओं में लहरों के थपेड़ों से पानी भरने पर उसके भीतर की वायु बहुत संकुचित होकर बाहर निकलने का प्रयास करती है. दबाव अधिक होने पर वायु कभी कभी गुफा की छत के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकल जाती है. इससे छत पर छिद्र बन जाता है. इसे वात छिद्र कहते हैं. ज्वार के समय तीव्र प्रवाह से आती लहरों द्वारा गुफा में धकेली गई वायु सीटी की आवाज के साथ पानी के फव्वारे के रूप में बाहर निकलती है. ऐसे दृश्य इंग्लैंड के व्हाइट द्वीप के निकट देखे जाते हैं. उपरोक्त चित्र में देखिए आप किस तरीके से पानी लाल लहरों के माध्यम से गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा है
और गुफा की छत में छिद्र करके वो किस तरीके से बाहर की तरफ में उछल रहा है, ये एक वात छिद्र का उदाहरण है। समुद्री मेहराब, जब किसी तटवर्ती भाग में कोई चट्टान समुद्र के भीतर तक फैली हुई हो तथा उसके मध्य में कोई कोमल या कमजोर अंश हो तो लहरों के लगातार प्रहार से वह निर्बल अंश कट जाने से वहाँ आर पार छिद्र बन जाता है। कालांतर में इस छिद्र के चौड़ा होने से एक विशाल दरवाजे की रचना होती है जिसे मेहराब कहते हैं, जो कि उपरोक्त चित्र में नजर आ रहा है। इंग्लैंड के डंकन्सबी के बलुआ पत्थरों में ऐसे मेहराब देखे जा सकते हैं। तटीय स्तंभ, जब कंदराओं की छत निरंतर वायु और लहरों के जल के दबाव से विस्तृत हो जाती हैं तो कालांतर में टूट जाती हैं। इसी प्रकार तटीय मेहराबों की ऊपरी छत भी टूटती जाती है। इनके अवशेष के रूप में तटीय भागों में स्तंभ खड़े रह जाते हैं। ऐसे स्तंभों की मोटाई, ऊंचाई व स्थायित्व चट्टानों की कठोरता और परतों के जमाव क्रम पर निर्भर करती है। उपरोक्त चित्र में ये चट्टान अलग से ही नजर आ रही है, इसको हम तटीय स्तंभ कहते हैं। ज्यों या छोटी खाड़ियाँ, जब सागर तट की विशाल गुफा की छत नष्ट हो जाती है एवं वहाँ का सागरीय क्षेत्र स्थानीय सुरक्षित खाड़ी की भांति विकसित होने लगता है तो इसे ज्यों या छोटी खाड़ी कहते हैं। यह मछुआरों के लिए विशेष सुरक्षित स्थल होता है। स्कॉटलैंड व नॉर्वे तट पर ऐसी खाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस चित्र में आप देखिए कि जो गुफा है उसकी छत ढह गई है और पानी हमारे को अंदर चारों तरफ से देखने को मिल रहा है। एक पतला सा पुल जैसी आकृति हमें दिख रही है जिसके नीचे से पानी समुद्र का इधर खड्डे में भरा हुआ है। ये मछलियों के लिए एक सुरक्षित जगह हो जाती है, तो मछुआरे यहाँ पर आराम से मछली पालन कर सकते हैं। खाड़ी तथा कगार, जब किसी तटीय भाग में कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत रूप में साथ साथ पाए जाते हैं तो लहरों द्वारा कोमल चट्टानों के शीघ्र अपर्दन से कठोर चट्टानों के स्तर कगारों के रूप में समुद्र के आगे निकले हुए शेष रह जाते हैं। इस प्रकार कोमल चट्टानों के स्थान पर खाड़ियाँ तथा कठोर चट्टानों के कगार बन जाते हैं, जो कि उपरोक्त चित्र में दिख रहा है कि ये किस प्रकार से पानी धरातल के अंदर घुसता हुआ नजर आया और एक खाड़ी का निर्माण कर रहा है। अंडाकार कटाव या लघु निवेशिका, जब कोमल और कठोर चट्टानों की स्थिति समुद्र तट के समानांतर होती है तो लहरें कठोर चट्टानों की संधियों के मार्ग से भीतर घुसकर पीछे की कोमल चट्टानों में शीघ्र अपर्दन से खोखला स्थान बना देती है। इनका आकार अंडों के समान होता है, जैसा कि उपरोक्त चित्र के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अपतटीय सोपान या सीढ़ियाँ, कई बार अपतटीय छिछले सागर में एकांतर क्रम पर कठोर और मुलायम चट्टान रचना वाला भूभाग मिलता है। कालांतर में यहाँ ढाल स्वरूप एवं चट्टानी संरचना के अनुसार लहरों द्वारा सीढ़ी नुमा कटाव की रचना होती जाती है। ये एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी के ऊपर तीसरी परत जो कटाव होता जाता है समुद्र की लहरों से, तो हमें दूर से ऐसा लगता है जैसे सीढ़ी यहाँ पर प्राकृतिक बन गई है। कनाडा की पूर्वी लेब्राडोर एवं उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तट के निकट ऐसी सीढ़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। लहरों के कटाव से बना चबूतरा या सागर बीच, तट के निकट जहाँ की दीर्घ ज्वार एवं तूफानी लहरों का निरंतर प्रभाव रहता है, वहाँ की संरचना यदि कठोर है तो धीरे धीरे उभरे भाग घिसते जाएंगे और वहाँ पर लहरदार या खुरदरा व ढालू चबूतरा बनता जाएगा। यहाँ पर निचले भागों में बालू भी जमा होती जाती है। ऐसे चबूतरे का विस्तार भृगु व गुफा के नष्ट होने व अवशिष्ट स्तंभ के ध्वस्त होने के पश्चात भी विकसित हो जाता है। यह भाग लघु ज्वार के समय थोड़े काल के लिए खुला रहने से सीप, घोंगा, शंख आदि इकट्ठा करने वालों के लिए भी आदर्श क्षेत्र माना जाता है। लहरों का परिवहन कार्य, लहरें विविध प्रकार से ऊपर वर्णित अपर्दन कार्य करके कंकड़ पत्थर इकट्ठे करती हैं। यह विविध आकार प्रकार व गुणों वाला मलबा लहरों, धाराओं एवं ज्वारीय लहरों से निरंतर अपतट व महाद्वीपीय चबूतरे पर अपने घनत्व, भार, संरचना
वह आकृति के अनुसार हिलता डुलता है एवं छिछले सागर की तली में जमा हो जाता है। यहाँ लहरें सीमित मात्रा व सीमित क्षेत्रों में बालू और कंकड़ पत्थरों को अपने ढोलन व तीव्र बहाव के साथ आगे पीछे बहाकर ले जाती हैं, उन्हें क्रमवार जमा करती रहती हैं। लहरों द्वारा पदार्थ का परिवहन मुख्य दो प्रकार से होता है। तट पर लहरों के सीधे प्रहार से अपवर्तित पदार्थ समुद्र में दूर तक परिवहित किए जाते हैं, और दूसरा लंब तटीय तिरछी लहरों के कारण पदार्थ अधिक दूर तक नहीं पहुंचता है। शांत सागर की स्थिति में जब लहरें भी शांत रहती हैं, तब महीन कण पहले से जमे पदार्थों के बीच के रिक्त भागों में जमा होते जाते हैं एवं जल स्वच्छ होता जाता है। कई बार ज्वारीय लहरें उछालकर या बहाकर हल्के व छोटे पदार्थों को दूर तक भी ले जा सकती हैं। सागर जल में घुले हुए रासायनिक पदार्थ अधिक दूरी तक गहरे महासागरीय मैदानों में जमा होते जाते हैं। इस प्रकार लहरें अपने में मौजूद मोटे और बारीक कणों वाले भौतिक पदार्थों एवं घुले हुए रासायनिक पदार्थों को दूर तक बहा ले जाने की क्षमता रखती हैं। लहरों से जो निक्षेप होता है उससे कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है बीच या पुलिन। तट के सहारे निरंतर बालू और महीन पदार्थों के जमा होने से तट के निकट का क्षेत्र उथला हो जाता है। समुद्र की सीमा से लगी यह पट्टी जो स्थल से सागर की ओर ढालू होती है तथा उच्च एवं निम्न ज्वार सीमाओं के बीच स्थित होती है, उसे पुलिन कहते हैं। इसकी रचना लहरों द्वारा निक्षेपित बालू, कंकड़ व पत्थर से होती है। ऐसी बीच पर कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक की मोटाई में बालू जमा हो जाती है, जो कि किसी भी आकृति की हो सकती है। पुलिन समुद्र तट का एक अस्थायी रूप है। पर्यटन व भ्रमण के लिए इसका बहुत महत्व है। ये चित्र के अंदर आपको एक बीच नजर आ रहा है जो पानी और जो वनस्पति वाला क्षेत्र है इसके बीच में हमें बालू जमा हुए देखने को इसमें मिल रहा है। दूसरा है तटीय बालू का श्रेणी। जब लहरों में बालू की मात्रा अधिक होती है तो तट के आगे का भाग या किनारे पर बीच के आगे श्रेणी या उभार की भांति जमाव होते रहते हैं। ऐसे उभार या ऊंचे टीले लंबाकार पहाड़ी की तरह से 3 किलोमीटर के विस्तार में बनते जाते हैं, किंतु उत्पाती तूफानों की तेज और ऊंची लहरों के साथ ये वापस बहकर नष्ट भी हो जाते हैं। जिन ऐसी ऊंची पुलिनों या श्रेणियों पर प्राकृतिक या मानवीय प्रयासों से वनस्पति का विस्तार हो जाता है, वहां ऐसी श्रेणी स्थायी बन सकती है। रोधिका या बाज। तट के निकट या छिछले सागर के अपतटीय भाग में मध्यम गति की लहरें चलने एवं वहां पहले से ही कोई प्राकृतिक अवरोध रहने पर तट से प्राय समानांतर बालू का जमाव होने लगता है। यह भी लगभग 3-4 किलोमीटर की लंबाई में हो सकता है। कई बार तट का आगे बड़ा भाग यदि मिल जाए तो वहाँ झील या लेगून भी बन सकती है। ऐसे रेत के जमाव जब किनारे या तट पर ही हों तो उन्हें तटीय रोधिका एवं यदि तट से कुछ किलोमीटर दूर छिछले सागर में हो तो उन्हें अपतट रोधिका कहते हैं। उपरोक्त चित्र के अंदर समुद्र तट के किनारे समानांतर ये रेत का जमाव देखने को मिल रहा है, इसे हम रोधिका कहते हैं। स्पिट। जब बीच या रेतीले तट का विस्तार छिछले सागर की ओर लंबाकार व तट से दूरी तक होता है तो ऐसी स्थिति व स्वतंत्र बनावट को स्पिट कहते हैं। भारत के पूर्वी तट पर ऐसे अनेक जमाव देखे जा सकते हैं। यह लंबी व खींची हुई जीभ या केले जैसी होती हैं। पुलिन कस्प या उभयाग्र। जब पुलिन तट के सहारे लगभग समान दूरी पर लहरों द्वारा अवसादों का त्रिकोणाकार जमाव होता है तो उसे पुलिन कस्प कहते हैं। शंकु आकार के बालू एवं बजरी के इन निक्षेपों के शीर्ष समुद्र की ओर होते हैं। तूफानी लहरें इन्हें कभी भी नष्ट कर सकती हैं। उपरोक्त चित्र में आप देखिए कि पानी किस तरीके से घुमावदार कस्प का निर्माण कर रहा है। संयोजक रोधिका या टोम्बोलो। जब कभी लहरें द्वारा निरंतर निक्षेप के कारण रोधिका विस्तृत होकर किसी द्वीप का मुख्य स्थल से या छोटे छोटे द्वीपों को परस्पर जोड़ देती है तो उसे संयोजक रोधिका या टोम्बोलो कहते हैं। उपरोक्त चित्र में एक छोटे से टापू को स्थल भाग से जोड़ रखा है।
ये बीच की जो रोधिका है इसको हम टोम्बोलो बोलते हैं। हुक, कभी कभी सागर में आगे की ओर बढ़ती स्पिट मोड़ खाकर हुक की भांति मुड़ जाती है। ऐसा भिन्न भिन्न दिशा में लहरों चलने व रेत की घुमावदार जमाव एक से अधिक बार बन जाने से होता है। ऐसे जमावों को जिनमें एक से अधिक छल्ले होते हैं को मिश्रित हुक कहते हैं। मैसाचुसेट्स का कोड अंतरीप इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इस चित्र के अंदर देखिए कि कैसे रोधिका आगे जाकर जिसमें रेत का जमाव अधिक हो गया और एक हुक की भांति ये जो लंगर होता है समुद्र का जो जहाज़ों का उसकी शेप में बन गया। इसको हम हुक कहते हैं। लूप या छल्ला, कई बार आगे की ओर अधिक लंबाई तक बढ़ने के पश्चात स्पिट पुनः घुमावदार मोड़ लेकर तट से मिल जाता है तो उसे छल्ले जैसी आकृति बन जाती है। यह आकृति जटिल होती है क्योंकि इसमें पानी लेगून की तरह स्थिर रहने से बालू के हुक व मिश्रित हुक भी पाए जा सकते हैं। छल्ले नुमा बने इस जमाव को लूप या छल्ला कहते हैं। इस चित्र में आप देखिए कि ये जो आकृति है ये वापस मुख्य जो भूमि है उससे जुड़ने की कोशिश कर रही है और इसमें ये जो पीले रंग से नुकीला हिस्सा दिख रहा है ये हुक की तरह देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की जब आकृतियां बन जाती हैं तो इसे हम छल्ला कहते हैं। लेगून, उथले और सपाट तट की ओर अपतटीय ढाल धीमा होने से वहाँ बालू का जमाव बढ़ता जाता है। ऐसे में अपतट से दूर बनने वाली रोधिका टोम्बोला या रेत की श्रेणी विस्तार करके पुनः तट को घेर लेती है। इससे तट एवं सागर के बीच बालू का बांध बनने से बीच में झील बन जाती है। यही झील लेगून कहलाती है। मुख्य सागर एवं इस झील के मध्य योजक मार्ग बना रहता है। भारत के पूर्वी तट पर, उड़ीसा के तट पर चिल्का और पुलिकट जैसी झीलें देखने को मिलती हैं। ये लेगून के उदाहरण हैं। लवण कच्छ, यह साधारणतः तटवर्ती निम्न भूभाग होता है जो कभी कभी आंशिक रूप से या पूर्णतः समुद्री जल से ढक जाता है। मिट्टी की अपारगम्यता, अल्पवाह तथा लवणता के कारण प्राय दलदली भाग होता है। कच्छ का रन इसी प्रकार का क्षेत्र है। पंक मैदान, समुद्री तटों पर महीन सिल्ट या गाद का ऐसा क्षेत्र जो प्राय निम्न ज्वार के समय दिखाई पड़ता है किंतु उच्च ज्वार के समय जलमग्न हो जाता है। इसका कुछ दलदली भाग रहता है। नीदरलैंड में सागर से मुक्त किए गए पोल्डर भूभाग इसके उदाहरण हैं। तो आज हम पढ़ रहे थे कोस्टल स्थल आकृतियाँ या तटीय स्थल आकृतियाँ। उसके साथ ही आपकी ये जो इकाई थी ये इकाई पूर्ण हुई। इसके साथ ही हमारा जो भौतिक भूगोल का स्थल आकृतियों वाला जो इकाई थी वो पूर्ण करते हैं हम। शीघ्र आपसे दूसरी इकाई याद की चौथी इकाई जिसमें हम वातावरण के संबंध में बात करेंगे, वायुमंडल के बारे में बात करेंगे, वो लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।